नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बीते कुछ समय से बिहार एनडीए को लेकर विपक्ष की ओर से नैरेटिव बनाया जा रहा था कि एनडीए में नाराजगी है, और आज एनडीए की ओर से उसका जवाब देने की कोशिश की गई। पटना में जेडीयू कार्यालय पर एनडीए नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमएलसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। एनडीए ने एक राय होकर जेडीयू के ललन प्रसाद को एमएलसी उम्मीदवार बनाया। इस घोषणा के समय मंच पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, हम के अनिल कुमार और एलजेपी रामविलास से अशरफ अंसारी मौजूद थे। सभी नेताओं ने जेडीयू उम्मीदवार ललन प्रसाद का समर्थन करते हुए उनकी जीत की उम्मीद भी जताई। उमेश कुशवाहा ने कहा कि इससे पहले भी 4 विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत हो चुकी है और इस बार भी जेडीयू उम्मीदवार की जीत निश्चित है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से मिले ऑफर के बाद एनडीए नेता लगातार बिहार में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली पटना में, जब बिहार में एक एमएलसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी थी, जिसमें बिहार एनडीए में शामिल सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन है और आप जानते ही हैं, मीडिया के साथी को मालूम है कि एनडीए के जो साथी हैं, चाहे हमारी सरकार, हम लोग जनता के लिए प्रतिबद्धता हम लोग रखते हैं। ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन है एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं का, और एक विशाल फौज प्रत्येक जिला में 5 दल के कार्यकर्ता एक साथ जमा होंगे और पूरे बिहार को ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन ये संदेश दे देगी कि आने वाले 2025 में और कोई दुकानदारी किसी की चलने वाली नहीं है। जिसके ऊपर कोई भी केस ना हो, ऐसी स्वच्छ छवि के ललन प्रसाद बिहार की राजनीति का कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन एक जुझारू कार्यकर्ता जरूर हैं, जो 1994 से सीएम नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। धानुक जाति से आने वाले ललन प्रसाद 2001 से 2006 तक घाट कुसुम्भा प्रखंड के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष रहे, जबकि 2009 से 2013 तक जेडीयू शेखपुरा जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं। वहीं 3 बार शेखपुरा जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। एक आम कार्यकर्ता को सर्वसम्मति से एमएलसी का टिकट देकर एनडीए की ओर कार्यकर्ताओं को एकजुटता का बड़ा मैसेज दिया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो डिबेट शो की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, एकजुट एनडीए, विपक्ष कितना तैयार। सवाल नंबर 2 होगा हमारा, विपक्ष कब करेगा उम्मीदवार का ऐलान। एनडीए का ओबीसी कार्ड, विपक्ष के पास क्या कार्ड। एनडीए में ऑल इज वेल, विपक्ष में कितना दिखेगा मेल। एनडीए को कैसे रोकेगा विपक्ष, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, उधर ऐलान होना अभी बाकी है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन जी आपसे है। आज की तस्वीर आपने देखी, एनडीए में मौजूद सभी पार्टियां एक मंच पर मौजूद थी और एक साथ एमएलसी प्रत्याशी का ऐलान भी किया गया। आप कितने तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए, एमएलसी प्रत्याशी का जो आज चयन किया गया या कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। उपचुनाव है, तो उपचुनाव में तो जो सत्ता में जो पार्टी रहती है बहुमत उसके साथ रहता है, इसलिए वह उसको आप इस रूप में पेश कीजिए कि हाँ साहब बहुत बड़ी घटना हुई, कोई यह समान सी घटना है। उसके पहले आपने क्लिप दिखाया कार्यकर्ताओं का, जो है सो सब जगह एनडीए के कार्यकर्ता बैठ रहे हैं। देखिए, इसके पीछे भाजपा की बहुत गंभीर राजनीति है। भाजपा नीतीश जी को आइसोलेट कर चुकी है और नीतीश जी के इर्द गिर्द जो भाजपा
अपने लोगों को बैठा चुकी है। अब उसके सामने समस्या है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं पर इसका असर नहीं पड़े, तो अब कार्यकर्ताओं को, जनता दल के कार्यकर्ताओं को किस ढंग से भाजपा के साथ मिक्सअप किया जाए, इसके लिए यह कवायद चल रही है। बहुत बड़ी, बहुत साजिशन राजनीति हो रही है। जनता दल यू को समाप्त करने के लिए ये सारी कवायद चल रही है। क्योंकि नीतीश जी की जो स्थिति है, आगे उनके भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाजपा की जो राजनीति रही है, उस राजनीति में अपना अभी तक वह सफल होती रही है। और अब केवल जो है सो एक सिंबॉलिक, नहीं, आप कुछ उनके स्वास्थ्य को लेकर कह रहे हैं और कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं यही गेम आपका भी तो नहीं है कि आप लगातार आरजेडी की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है कि वो इधर आ जाए, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? नहीं, देख लीजिए, कोई ऑफर नहीं है राजद की तरफ से। हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने तो कहा था कि वो आ जाएंगे, साथ में मिलकर काम कर लेंगे। अब उसके बारे में तो कई बार कहा जा चुका है, बार बार स्पष्टीकरण देने का सवाल नहीं है। नहीं, पॉइंट आपने बहुत अच्छा, चूंकि आपने उनकी सेहत से जुड़ा हुआ सवाल उठाया और आप कहना ये चाह रहे हैं कि उनकी जो सेहत है वो डाबल डोल रहती है, खराब हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, और ऐसे में पूरी पॉलिटिक्स को बीजेपी हाईजैक करना चाहती है। आप ये कहना चाह रहे थे? नहीं, केवल सेहत की बात नहीं है, जो उनके इर्द गिर्द हैं बहुत सी बातें हैं, घटनाएं घटती है जो उनके नॉलेज में भी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बहुत एकताबद्ध है, तो अभी 2 दिन पहले जीतन राम मांझी जी का क्या बयान आया था? उन्होंने एक विभाग के शीर्ष पदाधिकारी सचिव का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जो है सो भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। तो एनडीए की आप वह जो कह रहे हैं कि बैठक हो रही है, उसके शीर्ष नेता केंद्र सरकार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने खुद इसी सरकार के खिलाफ उनका बयान आया, जो काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया एक विभाग के सचिव के खिलाफ कि वे जो है सो पैसा कलेक्शन होता है, कमीशन उन तक मिलता है। स्थिति यह है। मैंने कहा, या देख लीजिए, अभी नीतीश जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उसमें कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनकी पृष्ठभूमि समाजवादी रही है, या जिनकी पृष्ठभूमि वह रही है जिस पृष्ठभूमि से नीतीश जी आते हैं, या समता पार्टी से कभी जिनका वास्ता रहा हो, या तो वे दूसरे दलों से आए हैं, कांग्रेस से गए हुए हैं, भाजपा से गए हुए हैं, लेकिन मूल रूप से जो जनता दल यू रहा है या समाजवादी विचारधारा के लोग जो जनता दल यू में रहे हैं, उनमें कोई उनके इर्द गिर्द में है क्या? आप देख लीजिए एकदम। राजेश राठौर जी को भी चर्चाओं में लेकर आते। एनडीए की ओर से प्रत्याशी साफ हो गया है, उम्मीदवार साफ हो गया है, और वो एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, इसीलिए उन्होंने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी तरफ से क्या स्थिति है? आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे या इस बार भी आप आरजेडी को मौका दे देंगे कि आप अपना प्रत्याशी उतार लीजिए, हम बड़ा दिल कर लेंगे? देखिए संतोष जी, सिकंदर नरेंद्र जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उपचुनाव है। उपचुनाव में सदन में जिसका बहुमत होता है उसका प्रत्याशी जीतता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसमें आप भी करने में कोई दिक्कत नहीं। तो उपचुनाव में आप पहले से हार मान चुके हैं क्या? उपचुनाव में प्रत्याशी तो उतारेंगे ना? नहीं, ये चुनाव खरीद नहीं, वो हम नीतीश कुमार जी जैसा, भारतीय जनता पार्टी जैसा काम नहीं करेंगे, विधायक को खरीद परोस में विधायक को संशय में डालें। ये तो सबको पता है, जिसका सरकार होता है सदन में, जिसकी संख्या ज्यादा होता है, उपचुनाव उसके पक्ष में होता है। एक दूसरा, ये सीट है वो आरजेडी कोटे का है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इस उपचुनाव से हम आम विधानसभा चुनाव के बारे में सोच लें तो बड़ा गलत होगा। पिछले बार भी 2020 से पहले उपचुनाव हुआ था, जिसकी सरकार थी, और जब चुनाव हुआ था तो लाख बेईमानी के बावजूद महागठबंधन मात्र 12,000 वोट से पूरे बिहार में पीछे रहा। इस बार चुनाव होने दीजिए, तब पता चलेगा ठीक है इंडिया कहाँ है और एनडीए कहाँ है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को कोई घबराहट नहीं है, और न हम विधायकों को संशय में डालना चाहते हैं। पिछले बार देखे थे विधानसभा सत्र में जब बहुमत पेश होना था कि किस प्रकार से विधायकों को तंग किया गया, विधायक के परिजनों को जेल भेजा गया, मारा पीटा गया, विधायकों को इधर से उधर ले जाया गया, डराया धमकाया गया। हम एकदम इंडिया गठबंधन के साथ ही विधायकों को समाज के नजर से गिराना नहीं चाहते। ठीक है, नवल शर्मा जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। नवल शर्मा जी, आपके लिए तो बहुत सुखद स्थिति बन रही है, क्योंकि विपक्ष ये मान चुका है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष में जो होता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है।
देखिए, पहले कांग्रेस का जवाब दें या आरजेडी का जवाब दें? पहले कांग्रेस के नेता के लिए एक लाइन। ये विधायकों की सूचिता और पवित्रता की बात कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड याद है ना, जिस समय आप ही के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। चलिए, आरजेडी के लोग बता रहे हैं कि ये उपचुनाव है। हाल में 4 उपचुनाव हुआ, आपको टेलर दिखाई नहीं दिया? देखिए, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार में विपक्ष पूरी तरह हताश हो चुका है। आप ये इनसे पूछ रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं? इनके पास है क्या? इनकी झोली खाली है, इनकी उपलब्धियों की झोली खाली है। जनता के बीच कौन सा मुंह लेकर जाएंगे ये? जिनका अतीत दागदार है, जिनका भविष्य अंधकारमय है, जिनकी उपलब्धियों की झोली खाली है, जिसके पास न कोई विश्वसनीय नेतृत्व है, न कोई विश्वसनीय पॉलिसी है और न कोई विश्वसनीय इतिहास रहा है, तो जनता की आंखों का सामना ये लोग कैसे करेंगे? जबकि आपने हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन की जिस चट्टानी एकता की चर्चा की, उससे इनका घबराना स्वाभाविक है। अब ये लोग देखिए, हमारे नेता माननीय नीतीश जी की बीमारी का एक झूठा नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। पटना में कोचिंग संस्थान के शिक्षक है, आप नाम सुने होंगे, खान सर। तो खान सर कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, तो निकलने के बाद वो पत्रकारों से बोले कि आज भी मुख्यमंत्री जी 4 आईएएस के बराबर काम करते हैं। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में किस कदर दौरा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा, इतनी ठंड पड़ रही है पूरे बिहार में, और फिर भी ठंड की चिंता किए बिना बिहार की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री रोज यात्रा कर रहे हैं। ये बात इन लोगों को समझ में कहां आएगी? इनको जब शासन करने का मौका मिला 15 वर्षों तक, तो केवल बिहार को लूटा, और हमारे साथ 17 महीना तक ये सरकार में रहे तो नौकरी और रोजगार का झूठा रायता फैलाने में ये लोग लग गए कि हमारे नेता ने नौकरी दिया, रोजगार दिया। अरे आपका इतिहास नौकरी और रोजगार का रहा है, बताइए आपने कब रोजगार दिया, नौकरी दिया? और नौकरी दिया भी तो जमीन लिखवाए बिना कोई नौकरी नहीं दिया। तो विकास और सुशासन किस चिड़िया का नाम जी है? और राजेश जी, मैं दोनों पता है के पास आऊंगा। आईएएस सिखाते हैं। पहले मैं असित तिवारी जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक मौका नहीं दिया है। आज जो असित तिवारी जी, आज जो तस्वीर नजर आई, जाहिर तौर पर आपके लिए सुखद तस्वीर थी, एनडीए के लिए सुखद तस्वीर थी और जेडीयू के लिए भी सुखद तस्वीर थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव का समय आएगा 9-10 महीने बाद, उस समय आप बड़े भाई की भूमिका में होंगे, छोटे भाई की भूमिका में होंगे, किस भूमिका में होगी बीजेपी? फर्क क्या पड़ता है? भाई भाई होता है। आप जिसके बड़े भाई हैं उसके लिए भी आप उसके भाई हैं, आप जिसके छोटे भाई हैं उसके लिए भी आप उसके भाई हैं। नहीं, इससे सीटों पर फर्क पड़ता है। उम्र का असर, राजनीति में तो इससे सीटों पर फर्क पड़ता है। भाई को भाई जी रखता है, कोई और रिश्ता उसको नहीं दे देता उम्र का फर्क। चलिए, मैं अपना सवाल करेक्ट कर लेता हूं। आप ज्यादा सीटों पर जाएंगे या जेडीयू ज्यादा सीटों पर जाएंगे? आपका सवाल करेक्ट ही है। अब जब दूसरी बात कि लोकतंत्र में अच्छी स्थिति वही होती है कि जो विरोधी पक्ष है, जो विपक्ष है, वो भी मजबूत स्थिति में रहे। लेकिन अब क्या कहें, अपने अपने सबके कर्म है। इनके कर्म ही ऐसे हैं कि इनको भी जनादेश मिलता है विपक्ष में बैठने का, हमको जनादेश मिलता है सरकार चलाने का। और हमारे सामने जो विपक्ष है वो देखिए कैसा है। राजेश भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले 8 वर्षों से इनकी पार्टी की प्रदेश कमेटी नहीं बन पाई है। एक आदमी अध्यक्ष हो जाता है, वो अब कमेटी नहीं बना पाता है, फिर अध्यक्ष बदल जाता है, फिर कमेटी नहीं बन पाती है। 8 वर्षों से जो पार्टी प्रदेश कमेटी नहीं बना पाई है वो चुनाव लड़ लेगी। अब चितरंजन गगन जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ आदमी है, समाजवादी आंदोलन से कुछ जुड़ाव भी रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी लापतागंज में है, ड्रोन कैमरा लगा के खोजा जा रहा है कि अध्यक्ष जी हैं कहां, भेटा नहीं रहे, मिल नहीं रहे। अब इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, वो जो बयान देते हैं अगले दिन उस बयान को बिहार दल के नेता या नेता पलट दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा मीडिया को ठंडा करने के लिए बयान दिया, सच्चाई ये नहीं थी। तेजस्वी के बयान में लालू प्रसाद को ठंडा कर दिया राजद की राजनीति में। तेजस्वी ने एक बयान में एहसास करा दिया कि जो हूं सो मैं हूं, ये लालू वालू कौन होते हैं, मैं जो कहता हूं वो सुनो। लालू के कहने का क्या मतलब? अब ये हमसे लड़ने आएंगे जिनका न नेता है, जिनके पास न नेतृत्व है, ठीक है, जिनके पास न नियत है। जवाब ले लेते हैं। आपने एक और संतोष जी महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण बात जी, इनके एक सहयोगी है भाकपा माले। इन लोगों ने, कांग्रेस ने और आरजेडी ने विरोध किया है प्रशांत किशोर जी जो अनशन कर रहे थे उनका, और भाकपा वाले ने उसका समर्थन किया है।
तो इनका ना कोई गठबंधन है, ना नेता है, ना नियत है, ना कोई संगठन है, ना कोई जनाधार है। ठीक है। जनादेश लगातार विपक्ष में बैठने का होता है कि हमसे लड़ेंगे, खत्म है। ठीक है चितरंजन जी, जवाब दीजिए। गठबंधन में आपके दरार तो नजर आ रही है, अगर आप उसको ऐसे कह लें कि असहमति नजर आ रही है तो भी ठीक है, लेकिन समय समय पर ऐसी असहमति नजर तो आती है। ऐसे में जब 9 महीने 10 महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले किस तरह से लड़ेंगे आप? संतोष जी, असहमति जो कह रहे थे तो गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया था, कोई असहमति की बात नहीं है। मैंने जीतन राम मांझी का सवाल उठाया, उस पर दोनों में से कोई प्रवक्ता नहीं बोले। जीतन राम मांझी जो उनके केंद्र में मंत्री हैं और माने एक महत्वपूर्ण घटक के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने सीधे सचिव पर आरोप लगाया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उपलब्धि की बात करते हैं तब उस पर कितना मंथन करे, कितना उस पर बोला जाए। आम जनता जानती है कि 17 महीने की क्या उपलब्धि रही है। अगर इनके पास उपलब्धि रहता तो जो है सो यह बाबा का इतिहास नहीं उलट। तो 17 महीने में उस 17 महीने में नीतीश जी भी तो शामिल रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। अगर देखना हो तो कल आए थे वैशाली जिला में, आज जाकर देख लीजिए वहां पर क्या स्थिति है। केवल रोगन और पोतन से जनता से मुलाकात होती है। अफसर से बैठकर पटना में भी बैठकर आप समीक्षा कर सकते हैं, और जैसे मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में आकर समीक्षा कर सकते हैं। जनता के सामने कहाँ मुंह बुलाया जाता है? जनता से तो उनको काट दिया गया, आम लोगों से उनको काट दिया गया। और भाजपा के आशीष नाथ तिवारी जी का एक लाइन बहुत मार्केबल उन्होंने कहा कि भाई भाई होता है। यही भाई भाई कह के न जनता दल यू को जो और जैसे कि अकाली दल को साफ कर गए, गोपीनाथ यहाँ महाराष्ट्र में जी जन से तो भाई के हत्यारे को माला पहने, हमारे यहाँ भाई भाई होता है, हमारे यहाँ भाई रक्त संबंधी होता है, हमारे यहाँ भाई व्यक्तिगत का टुकड़ा होता है, आपके यहाँ भाई का भाई रिश्तेदार होता है, पट्टीदार होता है। आप लोग एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करवाने वाला क्यों है? तो दोनों में फर्क है, समझिए। टॉपिक पर आते हैं, ठीक है चितरंजन जी, टॉपिक पर आते हैं। मेरा राजेश जी से सवाल है। राजेश जी, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव जब हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आए थे तो आरजेडी की ओर से आरोप लगे थे, सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगे थे कि कांग्रेस की वजह से नुकसान हो गया, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से सरकार बनाने में दिक्कत हुई। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, इस बार चूंकि आप दोनों फिर साथ लड़ने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, पिछले बार भी जो भूमिका थी वो संयुक्त थी और संयुक्त रूप से हमने मजबूती से लड़ा था। सरकार ने बेईमानी की, कई रिजल्ट 12 बजे रात में आए, कई प्रत्याशियों को जबरन 10, 12, 100, 200, 300 वोट से हराए गए। तब ईवीएम खराब थे, इस बार उससे मजबूती से लड़ा। पिछले बार जो बनस्पत एक साथी हमारे मुकेश हम मजबूती से राजेश जी, जब ईवीएम खराब थी तो फिर आरजेडी की इतनी सीटें कैसे आ गई? आपके गठबंधन में थे। ठीक रहता है। इस बार हम लड़े हैं तो हमारा कम वो अलग है, अलग होती। लेकिन मैंने आशीष नाथ तिवारी जी मेरे साथी रहे हैं, उन्होंने कहा बिना संगठन के मेरा पार्टी है, तो मेरा बिना संगठन में ही मेरे साथ 2020 में प्रवक्ता थे और अभी भी यहाँ से गए हैं, तब तक मेरे पार्टी के वो प्रवक्ता थे, अभी बिना प्रवक्ता के प्रवक्ता बने हुए हैं। अच्छा बात बोले नवल भाई हमारे कि नीतीश कुमार जी सब राष्ट्रीय सब समझते हैं, सब काम करते हैं। एक बात ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। नवल शर्मा जी, आखिरी 1 मिनट आपका। क्या मुख्यमंत्री राजेश जी मेरी बारी है, थोड़ा चुप करिए। अरे हो गया करना पता है, राजेश हो मेरे पास समय की कमी है, काफी कमी मुझे पूछ ले। वो एकदम परिस्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं। मुख्यमंत्री जी को साफ नहीं रखना दिया जाता। अरे हो गया। अरे राजेश जी, शिष्टाचार का पालन कीजिए। हो गया। सब लोग देख रहे हैं। बिहार में क्या अरे शिष्टाचारी बनिए, बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ, देखिए यही कमी है कांग्रेस की। प्रशासनिक धोखाधड़ी का शिकार हुए, इसलिए इनकी सीटें घट गई। अरे आप अपने नेतृत्व के नाकारापन के चलते आपकी सीटें घटी। अब आप खोखले हो चुके हैं, तो आपको अपनी मजबूती पर ध्यान, आपको अपने देखिए आपकी बात हम काटे नहीं, प्लीज आपकी बात हम काटे नहीं। ये नेतृत्व बोल रहे थे, क्या बड़ा बात आ रहे थे, क्योंकि ये कौन सी बहस कर रहे हैं? सरकार वही चला रहे थे और आप उनको सुनने भी नहीं दे रहे हैं।
ये अपने नेतृत्व के काहिलपन के शिकार हैं और दोष हमको दे रहे हैं। इनका जो नेतृत्व कर रहा था, देखिए ऐसे बात मत कीजिए राजेश जी, हम ऐसे नहीं करते। देखिए दुखती रग पकड़ ली है, इनकी बात चुप गई। नेतृत्व के नकारापन को, इनका नेतृत्व जो जितना काहिलपन का शिकार है, उनको उसमें सुधार करना चाहिए। अब ये हमको दोष दे रहे हैं। मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एनडीए तो एकजुट नजर आ रहा है, विपक्ष इस एकजुटता के खिलाफ कितना तैयार है, यह समय बताएगा। बहस प्यार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।